हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं विषय गणित। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम ये तीसरा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रश्न बैंक ही हम सॉल्व कराने वाले हैं आप। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 वीडियो कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक के लिए हमने अभी अपलोड कर चुके हैं। तो 2 वीडियो में हमने प्रश्न बैंक में अध्याय 1 के प्रश्न नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आपको जैसे पता है कि मैंने जो ब्लूप्रिंट के बारे में आपको समझा दिया हूँ, है ना, कम सिलेबस के बारे में भी। तो आइए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 प्रश्न बैंक का वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10 तक समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको। अब हम जो सॉल्व कराने वाले हैं स्टूडेंट आज के इस वीडियो में, वो है प्रश्न नंबर 10 से लेके प्रश्न नंबर 18 तक। स्टूडेंट देखो, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है हम सॉल्व कराते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किए हैं, थोड़ा सा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको जल्दी से हम ये पूरा सॉल्व करा सकें। इसके लिए हमने क्या किया है स्टूडेंट, हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिए हैं और अब उसको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 से हम प्रश्न नंबर 18 तक एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास प्रश्न बैंक की PDF होगी तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो और भी अच्छी बात है। तो आप उससे क्वेश्चन मिलाइएगा और क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 क्या है स्टूडेंट, 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी हमको 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है स्टूडेंट। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता है स्टूडेंट? किसी को पता है? यदि पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा, है ना। और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम भी आपको बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ऐसे गुणनखंड आपको बनाना है जो कि अभाज्य संख्या वाले हो। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। तो अभाज्य संख्या मेरे हिसाब से आपको सभी को पता होगा। चलिए, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम इनको लिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले प्रश्न नंबर 11 में क्या है, 140 है। प्रश्न नंबर 12 में हमको 156 का बनाना है। प्रश्न नंबर 13 में हमको HCF और LCM निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि ही अपनाना है, यानी हमको उसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही करना है। प्रश्न नंबर 14 में भी अभाज्य गुणनखंड विधि है, यानी इसमें भी हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। प्रश्न नंबर 15 में भी अभाज्य गुणनखंड विधि है, 12, 15, 21 का HCF और LCM निकालना है, इसमें भी हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। प्रश्न नंबर 16 में HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी हमको ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं स्टूडेंट 16 तक, ये पूरे में क्वेश्चन आपको 16 मतलब 18 तक ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ एक एक करके। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, चलिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 11, जो कि आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 11 क्या है स्टूडेंट, दिख रहा है? प्रश्न नंबर 11 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 11, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, 140 का अभाज्य गुणनखंड, जैसा आपको पता है कि हम अभाज्य संख्या यानी 2 से शुरू होती है, तो हम 2 से देखते हैं कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इकाई में यदि 0 है, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई में दिख रहा है तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14 और 0 का हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, एक बचा है, 1 और 0 कितना हो गया, 10, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 35 आ गया, तो 35 में हम 3 से भाग दे के देखेंगे, 3 से तो जाएगा नहीं, तो अब 5 से देते हैं, तो 5 से 5 सता 35, ये 7 लिख लिए। अब 7 एक कम 7। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें स्टूडेंट, तो अभाज्य गुणनखंड आपको दिख रहा होगा 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, अब इसमें संख्या बदल गई। अब हमको इसमें 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट 156। अब 156 है, इकाई में 6 दिख रहा है, इकाई में 6 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड, इकाई में 6 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इसको कैसे करना है उसको देख लेते हैं। 156 है तो हम 2 से भाग दे देंगे स्टूडेंट, तो 2 सत्ते 14, एक बचा तो हो गया 16, 2 अट्ठे 16, तो यह आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 से दे देंगे, तो 2 तिया 6, ये 3 लिख दिया हमने, यहाँ एक बचा 18 हो गया, 2 इनाम 18। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। फिर 13, क्योंकि 13 में तो किसी से भाग जाने वाला नहीं है, तो 13 क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है तो इसलिए 13 से दे देंगे, 13 एक कम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे स्टूडेंट 156 के, तो 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, इस तरीके से हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे होगा
प्रश्न नंबर 13 स्टूडेंट, आप चाहो तो अपनी PDF प्रश्न बैंक में भी देख लीजिएगा, जो मैंने आपको दिखाई दिया था, आप उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उससे आप देखते जाइएगा। तो स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन ये है कि हमको 6 और 20 दिया गया है और इन दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको LCM और HCF निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके बाद फिर उससे LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम देख लेंगे, तो LCM और HCF ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, घबराने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। चलिए, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखें स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो। चलिए, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यदि आप देख रहे हो तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा स्टूडेंट, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं 2 तिया 6, 3 एक कम 3, ये हमने लिख लिया। 20 के अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिया, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा स्टूडेंट, 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, ये दिख रहा होगा आपको 2 दहम 20 और फिर 2 5 6 10 और 5 एक कम 5, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब यदि हम देखें तो हमने इसको लिख लिया कि 6 इज इक्वल टू 2 गुणित 3, ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड उसके रूप में लिख लिया, और 20 को लिख लिया हमने 2 गुणित 2 गुणित 5 लिख लिए। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना है स्टूडेंट, यदि हमको गुणनखंड में एक संख्या बार बार आ रही है तो उसको घात के रूप में लिख लेना है। तो हमने 2 गुणित 2 था तो हम इसको 2 की घात 2 लिख लिए। ठीक है, अब हमको जब LCM निकालना होता है तो LCM का मतलब आप ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि जिन दो संख्या के लिए हम LCM या HCF निकाल रहे हैं उसमें हम जब हम LCM निकालते हैं तो हमको प्रत्येक संख्या देखना है जो गुणनखंड के रूप में दिख रही है, जैसे 2, और प्रत्येक संख्या में हमको उसकी अधिकतम घात वाली संख्या लिखना है, जैसे कि 2। अब यदि हम इसको इस तरीके से देखें कि यहाँ पर 2 की घात कितने दिख रही है स्टूडेंट, 1, और यहाँ 2 की घात कितनी दिख रही है, 2, तो हमको 2 की घात जो अधिकतम वाली है उसको सिलेक्ट कर लेना 2 संख्या में से। तो 2 संख्या में से 2 की घात 2 अधिकतम है तो हमने लिख लिया 2 की घात 2 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, मतलब यहाँ 3 अकेला है तो वही अधिकतम हो गया, तो गुणित 3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, यहाँ पर 5, यहाँ तो नहीं है, मतलब 5 अकेला जो है वही अधिकतम हो गया। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, चाहो तो आप देख सकते हो कि 2 की घात 2, थोड़ा सा स्क्रीन ढक रही होगी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, चलिए, तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, तो ये हमने लिखा LCM, है ना, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 3। ठीक है, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये 3 का गुणा करें तो हम 4 5 6 20, 20 तिया 60, तो ये जो 60 आया है स्टूडेंट यही क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। ठीक है, अब HCF की यदि हम बात करें तो HCF हमको कैसे देखना है स्टूडेंट कि हमको ऐसी दोनों, मतलब हमको दोनों गुणनखंड में ऐसी संख्या देखना जो दोनों में दिखाई दे। देखो यहाँ 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो अब इसमें हमको सबसे निम्नतम घात लिखना है। कॉमन संख्या पहला क्या चेक करना है, पहली बात हमको देखना है कि जो दोनों में रहना चाहिए, मतलब जितनी संख्या है सभी में, है ना, तो सभी में वो संख्या है कि नहीं है। अब उसमें हमको सबसे कम घात वाले लिखना, जैसे LCM में ज़्यादा घात वाले लिखे थे ना, ऐसे ही इसमें हमको कम घात वाले लिखना है। तो यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 1 है, तो सबसे कम घात कौन सी होगी, 2 की घात 1, तो ये हमने 2 की घात 1 लिख लिया, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, तो HCF कितना जाएगा 2, यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 13 इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 के बाद आता है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14, सेम क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें 3 संख्या दी गई है, 2, 72 और 20, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए निकाल लेते हैं LCM और HCF। तो स्टूडेंट स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या किए कि 2 का यदि हम देखें तो अभाज्य गुणनखंड 6 का देखें तो 2 गुणित 3 आ गया, है ना। 72 का अभाज्य गुणनखंड ये हमने निकाला, दिख रहा होगा, ये मेथड हम सीख चुके हैं इसलिए मैंने आप इसको बता देता हूँ, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आना कि भाई आप भाग देते जाइए, अभाज्य गुणनखंड निकलते चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 120 के अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणित 3। 72 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमने लिख लिया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ 2 कितने बार दिख रहा है स्टूडेंट, 3 बार, तो हमने इसको 2 की घात 3 लिख लिया। यहाँ पर 3 कितने बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो हम इसको 3 की घात 2 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 120 की भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 120 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, तो यहाँ 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार, तो हम इसको 2 की घात 3 लिख लेंगे स्टूडेंट। 3 एक बार दिख रहा है तो 3 की घात 1, 5 एक बार दिख रहा है तो 5 की घात 1 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको क्या है, LCM और HCF देखना है। तो LCM और HCF के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट कि
कि एलसीएम और एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम की यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो जितनी संख्याएं गुणनखंड के रूप में आई है उसमें सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या को हमको लिख लेना है। तो यहाँ 2 की घात कितनी दिख रही है 1, यहाँ 2 की घात कितनी दिख रही है 3, और यहाँ 2 की घात कितनी दिख रही है 3। तो हमको अब अधिकतम घात कितनी होगी 2 की घात 3, तो 1 2 की घात 3 का हमने ये चयन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3 की घात कितना दिख रहा है स्टूडेंट 1, यहाँ 3 की घात कितना दिख रहा है 2, यहाँ 3 की घात कितना दिख रहा है 1। तो अब अधिकतम घात क्या है 3 की घात 2, तो इसका चयन करेंगे, है ना। तो इसकी घात चयन कर लिए। अब 3 का काम भी हो गया। अब 3 के अलावा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ भी 3 के कुछ नहीं है। अब यहाँ सिर्फ 5 की घात 1 अकेला दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे हम 5 की घात 1। अब 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 5 की घात 1 कितना होता है 5। अब इनका गुणा कर लेंगे, है ना। तो इनका गुणा करेंगे तो आप गुणा तो कर ही सकते हैं, 8 पना 40 और 4 9 के 36, तो 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट इसका 360 आ जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से यदि हम एचसीएफ की बात करें स्टूडेंट, तो एचसीएफ के लिए क्या करना होता है हमें एचसीएफ के लिए कॉमन संख्या देखना होता है सबसे पहले। तो इसमें कॉमन संख्या 2 है, 2 है और 2 है। ठीक है, तो कॉमन संख्या में जब हम कॉमन संख्या 2 दिख रही है तो इसकी न्यूनतम घात कितनी दिख रही है 2 की घात 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 की घात 1 लिखा है स्टूडेंट, ये नीचे देखो 2 की घात 1 मतलब 2 लिख दिए। अब हम तीनों में देखते हैं कॉमन संख्या और क्या दिख रही है हमको 3 और 3। तो 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो निम्नतम घात कितनी हो गई 3 की घात 1, तो हमने 3 की घात 1 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो और संख्या है नहीं, तो कॉमन संख्या ढूंढने वाली बात ही नहीं होगी, है ना। तो एचसीएफ कितना आ रहा है स्टूडेंट 2 गुणित 3, मतलब 2 गुणित 3 मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको देखकर आप समझिए स्टूडेंट। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। सेम वैसे ही मेथड है कि हमने 12 का गुणनखंड निकाल लिया, 15 का गुणनखंड निकाला और 21 का गुणनखंड निकाला, और एलसीएम निकालने के लिए हमने उसको घात के रूप में लिखा, और घात के रूप में लिखने के बाद हम एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया, तो उसी का हेल्प लेके हमने एलसीएम निकाल लिया, और एचसीएफ कैसे निकालना वो भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, उसकी हेल्प लेके हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न नंबर 15 भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमको एचसीएफ दिया गया है इस तरीके से, और ये अंदर जो एचसीएफ के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ निकाला। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया, उसने 2 संख्या नहीं दिया है, लेकिन उसने 2 संख्याओं को छुपा कर बता दिया कि 2 संख्या क्या होने वाली है। एचसीएफ या एलसीएम यदि कहीं लिखे और उसके अंदर कोष्टक में कोई संख्या लिखी रहे, इसका मतलब है कि एचसीएफ या एलसीएम उन दोनों संख्या का दिया है जो कोष्टक में दिख रही है। 3 संख्या है तो 3, ये 2 संख्या है 306 और 657। तो इसका मतलब है कि 2 संख्या हमारे पास क्या हो गई 306 एक संख्या हो गई, और 657 दूसरी संख्या हो गई। यानी 2 संख्या का एचसीएफ हमको दिया है 9, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल होता है जो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ 2 संख्या है तो दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ये गुणनफल है। ठीक है, तो एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमको 9 दिया गया है, और वो दोनों संख्या क्या हो गई 306 और 657 यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चले जाएगा, 9 से काट देंगे हम, 9 3 27 बचा 3 36 हो गया, 9 4 36, तो 34 गुणे 657 बचा। जैसे हम 34 गुणे 657 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 22,338। ये दिख रहा है लास्ट में बिल्कुल नीचे, आप देखिए 22,000 कितना लिखा है 338। तो यही इसका क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 था जैसे कि 4 की घात n है, हमको ये देखना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो। तो हमने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, है ना, कि 4 की घात n को हमने लिख लिया। 4 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात n, और ये 2 की घात 2n हो जाएगा। अर्थात इस संख्या का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं होगा। 5 कैसे नहीं होगा स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा कि 2n आ रहा है, तो इसका एक भी कोई गुणनखंड 5 के रूप में दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। जबकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। सीधी सी बात है स्टूडेंट कि यदि हमको 0 पर समाप्त होने वाली संख्या चाहिए तो 5 से हमेशा विभाज्य होती है। यानी जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो वो हमेशा 5 से विभाज्य होती है। और जब गुणनखंड ही 5 नहीं है तो सीधी सी बात है कि जब तो वो 5 से विभाज्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है n, संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n का जो अंक है वो 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि वो 5 से विभाज्य ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 गुणनखंड ही नहीं आ रहा है। यदि 5 गुणनखंड नहीं आ रहा है तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 18 दिया गया है हमको। अब हमको ये प्रश्न नंबर 18 ये चेक करना है, दो संख्याएं दी गई है स्टूडेंट। पहली संख्या हमको दी गई है, पहली संख्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली संख्या हमको दी गई है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब ये संख्या हमको चेक करना है स्टूडेंट, 7 गुणित 11 धन 13 की क्या ये भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। वैसे उसमें तो कहा गया है कि बताइए कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, यानी सिद्ध करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 13 धन 13। तो अब देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणित 11 बचा धन 13। जब कॉमन निकल गया वहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बच जाता है स्टूडेंट, है ना। 13 कॉमन ही रह जाएगा और ये 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा और धन 1 हो गया, है ना। और 77 धन 1 कितना हो जाएगा, 78। 13 और 78 का जब हम गुणा करेंगे, है ना, 13 गुणित 78 और 78 का यदि हम देखें तो वो कितना होता है, 13 छिंग 78। तो हमने इसको भी गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब स्टूडेंट ये भाज्य है या अभाज्य। अभाज्य संख्या का हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। 2 फैक्टर भी कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 और एक वो संख्या स्वयं संख्या होती है ना। एक संख्या वो कौन सी होती है, स्वयं। जैसे मान ला 3 है तो वो 3 और 1, 5 है तो 5 और 1, बस इन 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि इस संख्या का, जो संख्या दी गई थी, इस संख्या का 1 से ज़्यादा भाजक, मतलब 13 और 6 और 1 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि 1 का गुणा सबके साथ होता है। मतलब मैंने कहा 1 और स्वयं संख्या के अलावा और संख्या भी आ रही है, अर्थात और भाजक आ रहा है। जब 1 से ज़्यादा भाजक, अर्थात हम ये कह सकते हैं 2 से ज़्यादा भाजक, वैसे इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, 2 से ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 को भी भाजक मान लो आप थोड़ी देर के लिए, है ना। तो 2 से ज़्यादा भाजक, है ना, यानी 1 6 13, है ना, 1 6 13 है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, यह संख्या भाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से यदि हम देखें दूसरी संख्या भी दी गई है, दूसरी संख्या को भी हम देख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या दी गई है, ये, है ना, क्या दी है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो 5 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। इसका गुणा करा तो 1008 आ गया, धन 1 1009 हो गया। 1009 गुणित 5, दो गुणनखंड हो गए और 1 तो रहता ही है ना, 1 तो रहता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या के भी 2 से ज़्यादा भाजक आ गए, 1 5 और 1009, 3 भाजक आ गए, 3 गुणनखंड आ गए, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी कैसी है, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 से ज़्यादा भाजक आते हैं, एक और संख्या के अलावा, है ना, ऐसा याद रखें। एक तो हो गई होगा, उसके अलावा खुद संख्या बस होगी, उसके अलावा यदि भाजक आ रहे हैं तो वो भाज्य संख्या, और यदि केवल 2 भाजक आ रहे हैं, एक और वो संख्या स्वयं, तो वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरीके से पूरे प्रश्न 18 तक ये सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।